झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई आज मैं एग्जिट पोल के लिए कह रहा हूं। अभी चुनाव खत्म नहीं हुए कि एग्जिट पोल का झोल सर चढ़कर बोलने लगा। नमस्तुभ्यम। आज मैं जरा मजाक के मूड में हूं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि होली नजदीक है। मैं दरअसल चुनावी होली की बात कर रहा हूं। 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के जिस रण का शंखनाद किया था, उस पर 7 मार्च 2022 को यूपी की आखिरी 54 सीटों पर मतदान पूरा होने के साथ ही विराम लग गया। पांचों राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले पोल पंडित अपने अपने गणित के साथ सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल, फिर चुनावी खेल और अब एग्जिट पोल का झोल। कोई किसी की सरकार बनवा रहा है तो कोई किसी पार्टी का, लेकिन इन सब में दिमाग खराब हो रहा है जनता का। इन सब पोल को मत देखिए, क्योंकि जो जैसा भी दावा कर रहा है उसके पास उसकी कोई ठोस प्रामाणिकता नहीं है। एक टीवी पर एक एंकर बीजेपी को जिता रहा है, तो उसी राज्य में दूसरे टीवी पर दूसरा एंकर दूसरी पार्टी को जिता रहा है। और जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर टीवी पर पोल उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं तब तो वे इसे सटीक और सही बता रहे हैं, और अगर उनके पक्ष में नहीं है तो वो इस पोल को झूठा करार दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, ये गिजबिजवा ग्राफिक्स जो दिमाग का दही कर रहा है, इतना आंकड़ा कि दिमाग की नस फट जाए, आपको समझ में आ रही है बात? मुझे तो नहीं आ रही। और सच्चाई यह है कि शायद उस एंकर को भी समझ में नहीं आ रही होगी कि वो क्या दिखा रहा है। उससे इस गिजबिजवा ग्राफिक्स यानी आंकड़ों के जाल के बारे में पूछ दिया जाए तो स्टूडियो में ही बेहोश होकर गिर जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना काम किया, ईमानदारी से किया, आपने वोट दिया बिना किसी लालच, भय और स्वार्थ के। जिसे पसंद किया उसे वोट दिया। अब आप कर्म कर चुके हैं, परिणाम की चिंता न करिए, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग हैं। जब अब आपने अपना काम सही किया तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। बाकी के लिए मोटा भाई हैं। चलिए, यहां आपको वो बात बता दे रहे हैं जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा। आप ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं इसके पूरे इतिहास भूगोल पर। 2 चीजें होती हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। दोनों के बीच बेसिक अंतर यह है कि चुनाव से पहले जो सर्वे किया जाता है वो ओपिनियन पोल होता है। वहीं मतदान के दौरान जो ही वोट देकर लोग बाहर आते हैं तो कुछ सर्वे एजेंसियां ये सैंपल इकट्ठा करती हैं, वोट देकर निकले लोगों से पूछती हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया। हालांकि गुप्त रूप से होता है, और इस आधार पर एक सैंपल डाटा तैयार किया जाता है इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं, यानी इस पार्टी को इतने वोट यहां से मिल रहा है। वोटिंग से पहले जो सर्वे किया जाता है पब्लिक ओपिनियन है, और वोटिंग के बाद किसे वोट पड़ा उसका सैंपल रिपोर्ट ही एग्जिट पोल कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का इतिहास क्या है। सबसे पहले अमेरिका में चुनावी सर्वे कराया गया था, जब अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने इस विधा को अपनाया था, जिन्हें ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है, जो पोल काफी सटीक भी साबित हुआ था। यहां ध्यान दीजिए कि ये ओपिनियन पोल था। ये तरीका काफी प्रसिद्ध हुआ। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसे अपनाया, और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटेन में 1937 में, जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। इन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व सर्वे कराने की पूरी छूट दी गई है, वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको आदि कुछ देशों में इसकी छूट तो दी गई है, किंतु शर्तों के साथ। वहीं एग्जिट पोल की बात करें, यानी वोटिंग के बाद के सर्वे की बात करें, तो सबसे पहले नीदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम द्वारा की गई थी ये सर्वे, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी 1967 को एग्जिट पोल कराया था, और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। यानी एग्जिट पोल का जनक नीदरलैंड को माना जाता है। वहीं भारत की बात करें तो 1960 में ओपिनियन पोल पहली बार किया गया था,
तब सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा इसे तैयार किया गया था। वहीं भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के दौरान इस विधा द्वारा जनता के मिजाज को परखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे के माध्यम से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले एरिक डी कोस्टा ने ही किया था। शुरुआत में देश में सबसे पहले इन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया, जबकि बड़े पर्दे पर चुनावी सर्वेक्षणों ने 1996 में उस समय दस्तक दी जब दूरदर्शन ने CSDS को देश भर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति प्रदान की। 1998 में चुनाव पूर्व सर्वे अधिकांश टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और इस मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। यानी ओपिनियन पोल चुनाव की घोषणा से पहले कराए जा सकते हैं और उन्हें दिखाया या बताया जा सकता है। वहीं एग्जिट पोल पूरी मतगणना प्रक्रिया के बाद दिखाया या बताया जा सकता है। अब 5 राज्यों के एग्जिट पोल के हिसाब से यूपी में बीजेपी की पूर्ण नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। मणिपुर में बीजेपी और गोवा में त्रिशंकु सरकार बनने की उम्मीद है। लेकिन एक बात और कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि अगर आपने सही पार्टी और उम्मीदवार को वोट दिया है तो बस यही काम आपका था और आपने सही किया। टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो आज कई मीडिया संस्थान और पार्टी ऑफिसों के लोगों को हो रही होगी, क्योंकि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। कई मीडिया संस्थान में तो मातम छाया होगा, क्योंकि वे साम दाम दंड भय भेद लगा दिए थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसी उन्हें उम्मीद थी। जहां खेला होना था खदेड़ा हो गया। जिन्ना का जिन पाकिस्तान का रास्ता पकड़ लिया होगा। अरे एक बात और, मुझे कमेंट में उन लोगों की लिस्ट जरूर दीजिएगा जो भारत छोड़ने की बात कर रहे थे। उनके सकुशल यात्रा के लिए बधाई भी देनी है। इस एग्जिट पोल के बाद सबसे ज्यादा सन्नाटा महाराष्ट्र में छा गया होगा, जहां पहले ही दुखों का पहाड़ टूटा है। एक तरफ जहां बेचारा मुसलमान नवाब मलिक जेल जा चुका है, पहले ईडी की हिरासत में था, लेकिन अब ऑर्थर रोड जेल पहुंच गया है। जी वही जेल जहां से आर्यन खान छूटा था, उसकी जगह भरने अब नवाब मलिक खुद पहुंच गया है। खैर अच्छा है। वहीं पर अनिल देशमुख भी हैं और सचिन वाजे भी। अब वहीं बैठकर तीनों सत्ता और वसूली का शतरंज खेलेंगे। वहीं पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने मेडिकल के छात्रों के लिए ऐसी घोषणा की है कि आप तो सुनकर खुश होंगे ही, मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र तो बम बम करेंगे। पीएम मोदी ने आज घोषणा की है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी कॉलेज की जितनी ही फी ली जाएगी, ताकि मध्यम वर्ग के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें, उन्हें यूक्रेन और रशिया न जाना पड़े। यही नहीं, इसके पढ़ाई के माध्यम को भी हिंदी में करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सिर्फ कन्वेंट वाले ही डॉक्टर साहब न बने, सरकारी स्कूल वाले भी डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के
करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। खैर, फिर आते हैं एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल आ चुका है और ऐसे में जो हार रहा होगा ना, वो बौखाइल घूम रहा होगा। आप सिर्फ उसको देखकर हंस मत दीजिएगा, नहीं तो बवाले है। इसलिए आप आराम से घर में रहिए, अपना काम कीजिए और 10 मार्च का इंतजार कीजिए। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।